खुशामदीद। कभी सोचा है कि अचानक कोई पुराना गाना सुनकर सालों पुरानी यादें कैसे ताज़ा हो जाती हैं? या फिर एग्जाम हॉल में बैठकर ऐसा लगता है कि जवाब बिल्कुल जुबान पर है मगर जहन में नहीं आ रहा? ये सब असल में हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी तवील मुद्दत की याददाश्त का खेल है। तो आज हम इसी पेचीदा निज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को स्टोर और फिर रिट्रीव यानी वापस कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम द आर्किटेक्चर ऑफ मेमोरी यानी याददाश्त की बुनियादी साख्त को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रैक्टिस से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने की स्पीड कैसे बेहतर होती है। फिर हम एक बहुत ही दिलचस्प नज़रिए द स्प्रेडिंग एक्टिवेशन थ्योरी पर बात करेंगे और आखिर में इस सब के अमली नतायज यानी की इम्प्लीकेशंस को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। मेमोरी के काम करने के तरीके को समझने से पहले उसकी इमारत की बुनियाद को समझना ज़रूरी है। ये जो मॉडल सामने है ये साइकोलॉजी में बहुत मशहूर है। इसे एटकिंसन और शिफ्रिन ने पेश किया था। इसे समझने का आसान तरीका यह है कि इसे एक पोस्ट ऑफिस समझें। देखें, बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन पहले सेंसरी रजिस्टर्स यानी हमारी हिस्सी याददाश्त में आती है। यहाँ ये 1-2 सेकंड के लिए रुकती है, बिल्कुल जैसे एक खत काउंटर पर आता है। फिर अगर हम इस पर तवज्जो दें तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। ये हमारी टेम्परेरी वर्किंग मेमोरी है। और आखिर में प्रैक्टिस और रिहर्सल के जरिए ये इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी हमारे मुस्तकिल मेमोरी स्टोर में महफूज हो जाती है। अच्छा, तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेना तो आधी कहानी है। असल चैलेंज तो उसे ज़रूरत पड़ने पर वापस निकालना है ना? हम सबके साथ ऐसा होता है कि कोई चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं और वो जहन में होती है लेकिन ज़बान पर नहीं आती। बस इसी अमल को रिट्रीवल कहते हैं, यानी एलटीएम से इन्फॉर्मेशन को वापस निकालना। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए। क्या बार बार प्रैक्टिस करने से या रट्टा लगाने से वाकई कोई फ़र्क पड़ता है? क्या इससे हमारी याददाश्त से चीज़ें निकलने की रफ्तार तेज़ होती है? यही सवाल था जिसका जवाब एंडरसन ने 1976 में अपने एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट में तलाश किया। चलिए इस एक्सपेरिमेंट के डिज़ाइन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल मगर ज़बरदस्त था। पहले फेज में पार्टिसिपेंट्स को कुछ जुमले जैसे कि द सेलर इज इन द पार्क याद करवाए गए। फिर दूसरे फेज में इन जुमलों की प्रैक्टिस करवाई गई। कुछ जुमलों की कम प्रैक्टिस हुई यानी लेस स्टडी और कुछ की बहुत ज़्यादा यानी मोर स्टडी। और आखिरी फेज में उनकी स्पीड चेक की गई कि वो कितनी जल्दी इन जुमलों को पहचानते हैं। और जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ही रिवीलिंग थे। देखें, जब थोड़े से वक्फे के बाद टेस्ट लिया गया तो दोनों ग्रुप्स में कोई खास फर्क नहीं था। रिएक्शन टाइम लगभग बराबर था। लेकिन असल कहानी शुरू हुई जब टेस्ट लंबे वक्फे के बाद लिया गया। यहां आप टेबल में साफ देख सकते हैं, जिन लोगों ने ज्यादा प्रैक्टिस की थी उनका रिएक्शन टाइम सिर्फ 1.38 सेकंड्स था, जबकि कम प्रैक्टिस करने वालों को 1.53 सेकंड्स लगे। इसका मतलब साफ है, प्रैक्टिस का असल फायदा लंबे अरसे में नजर आता है। तो इससे हम क्या सबक सीखते हैं? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब है कि आखिरी रात की पढ़ाई शायद शॉर्ट टर्म में काम कर जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं। मुसलसल प्रैक्टिस आपके मेमोरी पाथवेज को मजबूत करती है, क्योंकि जैसा कि यहां लिखा है, कमजोर यादों को दोबारा एक्टिवेट होने में यानी फाल होने में ज्यादा वक्त लगता है। अच्छा, तो अब हम प्रैक्टिस से आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही बुनियादी थ्योरी को समझते हैं जो ये बताती है कि हमारी यादें आपस में जुड़ी हुई कैसे हैं। इस थ्योरी का नाम है स्प्रेडिंग एक्टिवेशन। ये कहती है कि हमारी यादें एक जाल की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। जब इस जाल में एक कॉन्सेप्ट या तसव्वुर एक्टिव होता है तो उसकी एनर्जी उससे जुड़े दूसरे कॉन्सेप्ट्स तक फैल जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप डॉग यानी कुत्ता का लफ्ज़ सुनते हैं तो आपके जहन में खुद ब खुद उससे मिलती जुलती चीज़ें जैसे कैट या बोन भी थोड़ी सी एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि ये सब एक ही सिमेंटिक नेटवर्क का हिस्सा हैं। लेकिन ये तो एक थियरी है ना? अहम सवाल यह है कि इसे साइंटिफिकली साबित कैसे किया जा सकता है। हम दिमाग के अंदर इस पोशीदा स्प्रेड को, इस फैलाव को देख कैसे सकते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल फिनोमेनॉन में छुपा है जिसे कहते हैं प्राइमिंग। प्राइमिंग का मतलब है कि जब आप एक चीज़ देखते या सुनते हैं तो उससे आपका जहन उससे मिलती जुलती दूसरी चीज़ों के लिए पहले से ही तैयार हो जाता है। और यही वो चाबी है जिससे हम स्प्रेडिंग एक्टिवेशन के राज खोल सकते हैं। तो चलिए अब कुछ क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं जिन्होंने इस प्राइमिंग इफेक्ट को इस्तेमाल करके स्प्रेडिंग एक्टिवेशन थियरी को एक मजबूत बुनियाद फराहम की। सबसे पहले पर्लमटर और एंडरसन का एक्सपेरिमेंट देखें। इसमें 2 कंडीशंस थीं। एक थी प्राइमिंग कंडीशन, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को एक लफ्ज़ जैसे डॉग दिखाकर उससे रिलेटेड लफ्ज़ जैसे कैट का पहला हर्फ सी गैस करने को कहा गया।
दूसरी तरफ थी कंट्रोल कंडीशन, जिसमें एक गैर मुतल्लिका लफ्ज़ जैसे गैम्बलर के बाद सी गैस करने को कहा गया। और नतीजे बिल्कुल वैसे ही आए जैसा थियरी प्रिडिक्ट करती थी। प्राइमिंग कंडीशन में लोगों ने कैट को बहुत तेजी से गैस कर लिया, सिर्फ 1.41 सेकंड्स में, जबकि कंट्रोल कंडीशन में उन्हें 1.53 सेकंड्स लगे। ये छोटा सा फर्क इस बात का सबूत था कि डॉग के लफ्ज़ ने कैट के कॉन्सेप्ट को पहले ही जहन में एक्टिवेट कर दिया था। अच्छा, तो ये तो एसोसिएट पैदा करने की बात थी, लेकिन क्या ये एसोसिएटिव प्राइमिंग यानी ताल्लुकी इशारा हमारी लफ्ज़ों को पहचानने की सलाहियत पर भी असरअंदाज होता है? इसके लिए एक और क्लासिक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मेयर और श्वामनेवेल्ट ने 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे लेक्सिकल डिसीजन टास्क कहते हैं। इसमें लोगों को स्क्रीन पर लफ्ज़ों के जोड़े दिखाए जाते थे और उन्हें बस ये बताना होता था कि क्या दोनों असली लफ्ज़ हैं या नहीं। जब ब्रेड बटर जैसे रिलेटेड वर्ड्स दिखाए गए तो लोगों ने फौरन 555 मिलीसेकंड्स में जवाब दे दिया, लेकिन जब नर्स बटर जैसे अनरिलेटेड वर्ड्स आए तो उन्हें 940 मिलीसेकंड्स लगे। ये प्राइमिंग का एक और बहुत ज़बरदस्त सबूत था। और ये ग्राफ तो इस पूरे प्रोसेस को वक्त के पैमाने पर दिखा देता है। यहाँ प्राइम वर्ड है डॉक्टर और टारगेट है बुक। जैसे ही डॉक्टर स्क्रीन पर आता है, एक्टिवेशन की एक लहर फैलना शुरू होती है जो बुक तक पहुँचती है। और ये ग्राफ दिखा रहा है कि ये लहर यानी प्राइमिंग का असर तकरीबन 200 से 300 मिलीसेकंड में अपनी चोटी पर पहुँचता है। इतना तेज़ है ये अमल। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ बहुत ही अहम बातें पता चलती हैं। पहली बात, प्राइमिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक बहुत ताकतवर असर रखती है। दूसरी बात, ये एक्टिवेशन का फैलाव बहुत तेज़ी से होता है, 200 मिलीसेकंड के अंदर अंदर। और तीसरी और सबसे अहम बात, किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए इन्फॉर्मेशन को पहले LTM से एक्टिवेट होकर STM में आना पड़ता है, जहां हम उसे कॉन्शियसली देख सकते हैं। चलिए अब इस सब को समेटते हैं और देखते हैं कि इस पूरी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, यानी मेमोरी एक्शन में या अमली तौर पर कैसे काम करती है। एग्जाम के लिए STM और LTM का फर्क हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए इसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी यानी गुंजाइश बहुत महदूद है, तकरीबन 7 चीजें, और इसका दौरानिया भी सिर्फ 20 सेकंड के आसपास होता है। इसके बरक्स लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी लामहदूद है और इसमें इंफॉर्मेशन मुस्तकिल तौर पर स्टोर होती है। तो इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? एग्जाम में कामयाबी के लिए इन पॉइंट्स को जहन में रखें। पहला, प्रैक्टिस से मेमोरी मजबूत और तेज होती है। दूसरा, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स स्प्रेडिंग एक्टिवेशन के जरिए एक दूसरे को प्राइम करते हैं। तीसरा, इस पूरे अमल में LTM से STM तक तकरीबन 200 मिलीसेकंड लगते हैं। और चौथा, हमारी पढ़ने और समझने की सलाहियत भी इसी एसोसिएटिव नेटवर्क की वजह से इतनी तेज है। और अब आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर हमारी तमाम यादें स्प्रेडिंग एक्टिवेशन के एक जाल में आपस में जुड़ी हुई हैं, जहां हर सोच दूसरी से निकलती है, तो क्या हमारी कोई भी सोच वाकई ओरिजिनल या नई हो सकती है, या हम सब सिर्फ पुरानी यादों से नए पैटर्न बना रहे हैं? इस पर सोचिएगा।